घर है जिसकी डोरबेल बजती है। डोरबेल बजने के बाद उस घर का जो जिम्मेदार आदमी होता है वो बाहर आता है। तभी अचानक वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो तभी उसके सर पर हथौड़े से एक वार करता है, जिससे वो उस आदमी की मौत हो जाती है। तभी उसकी चीख सुनकर अंदर से उसकी पत्नी निकल कर आती हैं और वो कहती हैं, अरे अरे मेरे पति को किसने मारा, कौन है? वो देखता है इधर उधर, से कुछ नहीं दिखता, वो उसके भी हथौड़ा मारता है। लेकिन पत्नी की सांसें चल रही होती हैं, वो अभी मरी नहीं होती है। तभी उनकी एक 13 साल की बच्ची होती है, जो कि अंदर से भगी भगी दोनों की चीखें सुनकर आ ही रही होती है। वो कमबख्त उसके भी सर पर उसी हथौड़े से वार करके दोनों लोगों को मार देता है। और तीसरी जो उसकी बीवी थी वो तड़प रही होती है, और उसके बाद वो उन दोनों लाश से रेप करता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे सच्चे केस के बारे में जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का है। इसको सुनकर आप लोग, मैं 100% कह सकता हूँ, आप लोग हैरत अंगेज होंगे और आश्चर्य भी बहुत ज्यादा होंगे कि इतनी ज्यादा नीच हरकत एक आदमी कैसे कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लड़की है जिसका नाम है संध्या जायसवाल। जी हाँ दोस्तों, ये एक इंदौर के जायसवाल फैमिली ट्रिपल मर्डर केस की कहानी है। ये जो पत्नी है संध्या, ये एक दिन अपने आंगन के अंदर, इनके घर के बाहर एक बहुत बड़ा गार्डन टाइप में होता है, तो उसके अंदर ये कपड़े सुखा रही होती है। तभी ये अपनी ब्रा भी वहां पर सुखाती है, लेकिन जब ये 5 मिनट बाद वहां वापिस आती है तो ये देखती है उसकी ब्रा वहां पर मौजूद नहीं है। ये देखकर वो थोड़ी हैरत अंगेज होती है। वो सोचती है कि आखिर सारे सारे कपड़े मौजूद हैं, वो कहाँ चली गई। तभी एक पागल सा लड़का दिखाई देता है, वो उससे खेल रहा होता है, इस तरीके से करता है, ऐसे करता है, वो उससे खेल रहा होता है। इतने में ही होता क्या है कि वो लड़की संध्या उससे वो छीनती है और कहती है, नहीं बेटा, इससे नहीं खेलते, और ये गंदी चीज है, ये लेडियों के कपड़े हैं, इनको नहीं छूते, और खासकर मेरे तो बिल्कुल भी नहीं। जाओ अब तुम खेलो, मैंने तुम्हें खाना दे दिया है। अभी देखिए, ये जो लड़का था जिसने इनकी ब्रा को पहनकर और उसको ऐसे कर कर खेल कर देखा था, उसके साथ होता क्या है कि ये थोड़ा दिमाग से पैदल होता है लड़का। इसमें इतनी अकल नहीं होती है सही गलत को समझने की, इसीलिए ये ऐसा होता है। अब देखिए, ये जब अपने घर के अंदर वापस जाती है, तभी सुबह सुबह का वक्त होता है। उस वक्त में ये अपनी बेटी को तैयार कर कर उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाने ही वाली होती है। तभी उसके जो पति हैं वो आ जाते हैं। वो कहते हैं कि संध्या, तुमने मेरी चाय बना दी? वो कहती है, अरे सॉरी सॉरी, मैं भूल गई, मुझे चाय बनानी थी। इसलिए वो किचन में जाती है, देखती है वहाँ चाय पत्ती ही नहीं है। अब वो नाराज होते हैं, उनके घर वाले कहते हैं, तुझे वीडियो बनाना तो बड़ा याद रहता है और तुझे मेरी चाय याद नहीं रही, कैसी पत्नी है तू? तो वो कहती है, मैं बस 2 मिनट में बाजार से आई और बस चाय की पत्ती लाकर आपको चाय बनाती हूँ। तो उसके पतिदेव कहते हैं कि काम करो, तुम बाजार तो जा ही रही हो, वहां से अम्मी पापा आज आने वाले हैं, उनका दर्द का तेल भी लेती आना। तो कहता है, हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। वो तभी बाजार के लिए निकल जाती है। निकलने के बाद वो एक वैन होती है, वैन के अंदर कुछ आयुर्वेदिक दवाएं, तेल वगैरह इस तरीके की चीजें वो आदमी बेचा करता था। जब वो आदमी वहां बेच रहा होता है वैन के अंदर, ये उसके पास जाती है और कहती है, भैया मुझे घुटनों के दर्द की कोई तेल दे दो, जो कि मैं महेंद्र की पत्नी हूँ, उसी ने मेरे आपके पास भेजा है। वो समझ जाता है, वो उसे तेल दे देता है। तेल लेकर ये घर पर पहुंचती है और अपने पति महेंद्र को दे देती है। तभी वो पति उनका कहता है, मैं फिलहाल काम पर जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, और शाम तक मम्मी पापा आ जाएंगे, हम लोग उनको ले आएंगे। तो वो कहती है, हाँ ठीक है, आप चले जाइए। ये अपनी बच्चे को स्कूल छोड़ने चली जाती है, और उसके आधे घंटे बाद में इसके घर पर इसकी बहन आती है, संध्या की बहन टीना, जिसका नाम टीना होता है। वो जब आती है घर पर, तब भी उसके घर वाले महेंद्र वहां पर मौजूद होता है। वो बस जाने ही वाला होता है, उससे पहले ही उसकी बहन वहां पर आ जाती है। आने के बाद वो थोड़े मॉडलिंग टाइप कपड़े पहने रहती है, छोटे छोटे साइज के कपड़े, और जीन्स वगैरह पहनकर, बाल वगैरह खोलकर वो उनके सामने आती है। वो उसको देख कर कहते हैं, अरे वाह टीना, आज तो तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तो उसकी दो चार तारीफ करता है और कहता है, एक तरफ हमारी बीवी है, बिल्कुल सगी सावित्री, हमें तो पता ना कहाँ नसीब फूटे थे जो इनसे शादी हो गई।
तो उससे उसकी जो संध्या थी उसको काफी ज्यादा बुरा लगता है। बुरा लगने की बात भी है उसकी खुद की पत्नी के सामने वो किसी और की तारीफ करे, या चलो तारीफ भी छोड़ो, किसी और की सामने अपनी ही बुराई करे, तो बुरा लगने वाली तो बात ही थी। तभी उसकी जो बहन थी टीना, वो एक प्लान बनाती है कि दीदी क्यों ना जीजू को जो पसंद है तुम उनके जैसा बनकर रहो। तो वो कहती है कि दीदी आप एक काम करो, आप ना मेरी तरह तैयार हो। तो वो मानती नहीं है। अब वो टीना उसको जबरदस्ती अपनी तरह तैयार कराती है। तैयार कराने के बाद में वो शाम को जब घर आते हैं महेंद्र जी, तो उनके सामने उनकी बीवी होती है वही वाली। अब उसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है, और बहुत मतलब खुश हो जाता है ऐसे देखकर। वो बेचारी संध्या भी खुश हो जाती है, तो दोनों के बीच में सुलह हो जाती है इस तरह, और ये खुश हो जाती है। संध्या और टीना जब तैयार होकर खड़ी रहती हैं, तो ये एक फोन को स्टैंड के अंदर लगाकर सेट करे रहती हैं, और ये अपने पति का रिएक्शन रिकॉर्ड करने के लिए ऐसा करती हैं। तो इनको ये रिएक्शन मिल चुका होता है, लेकिन ये फोन को निकालने से पहले ही इनकी जो बेटी थी 13 साल की, एकदम से वो आती है और आकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। रोते रोते वो अपनी माँ से कहती है, संध्या से, कि माँ मुझे कुछ लड़कों ने पकड़ा और मेरे साथ छेड़खानी की और मुझे धमकी दी, और मेरे साथ रोज ऐसा करते हैं, वो मेरे साथ कल भी ऐसा करेंगे। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। ये सुनकर वो कहती है कि हम लोगों को पुलिस में जाना चाहिए, हमको इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसके पिताजी आते हैं इस लड़की के, जो कि महेंद्र जी हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं कोई कंप्लेंट नहीं, मेरा एक दोस्त है, मैं उससे कह दूंगा, वो उनको सबक सिखा देगा, फिर ऐसी कोई जरूरत नहीं, पुलिस केस नहीं, रहने दो, खामखा बच्चे हैं वो भी, और ये भी नादानी में ऐसे काम हो जाते हैं। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। तभी ये टीना जो थी, ये भी अपने घर चली जाती है। इनका संध्या का जो फोन स्टैंड में लगा हुआ था, जिसमें ये रिएक्शन रिकॉर्ड करना चाह रहे थे, वो ऐसा का ऐसा ही उसके अंदर लगा रहता है। अब देखिए, रात के बज जाते हैं 12, उसके अंदर रिकॉर्डिंग अभी भी फोन के अंदर चालू है। आधा घंटा टीना को घर जाए हुए हो चुका है। अब बजती है घर की डोरबेल। ये डोरबेल इनकी जिंदगी की आखिरी डोरबेल साबित होगी, ऐसा इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होता है। डोरबेल बजने के बाद में महेंद्र जी जब बाहर निकल कर जाते हैं, तो इनकी नजर पड़ती है एक ऐसे शख्स पर जिसको ये जानते होते हैं। तभी वो एक भारीदार चीज से इनके ऊपर हमला करता है, सर के ऊपर, और मौके पर ही इनकी मौत हो जाती है। तभी उससे पहले, मरने से पहले, इनके मुंह से चीख निकलती है बहुत ज्यादा भयानक, जिसको सुनकर संध्या जी वहां पर पहुंचती हैं और उसको देखती हैं। तभी वो जो आदमी होता है, वो बहुत ही ज्यादा नीच किस्म का आदमी होता है, जिसकी वजह से इन तीनों माँ बेटाओं की मौत होने वाली है। अब ये आने के बाद में, संध्या आने के बाद डर जाती है और चीखती है, चिल्लाती है, और उससे कहती है तुमने ऐसा क्यों करा, और तुम कौन हो, क्या वो। अच्छा, संध्या भी इसको जानती होती है। इतने में ही वो उसके भी सर पर वार करता है और संध्या वहीं बेहोश हो जाती है। तभी उसकी जो बेटी थी 13 साल की, जिसको कुछ दिन पहले गुंडे, वो लड़के परेशान कर रहे थे, उसके सर पर भी इसी तरह मारकर उसको भी मार दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब है अगला दिन, सुबह के 8 बजे। उनके पिताजी रात को ट्रेन से नहीं आ पाते, वो पहुंचते हैं इंदौर सुबह में। सुबह 8 बजे जब वो घर पहुंचते हैं, तो उनके पिताजी नाराज होते हैं। वो कहते हैं यार, ये कैसा हमारा महेंद्र है जो हमें स्टेशन से लेने तक नहीं आया। जब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि तुम मुझे लेने मेरे पास आ जाओ पिताजी, मेरा दिल नहीं लगता और मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, और ऐसा और वैसा। तभी वो लोग 8 बजे जब अपने बेटे के घर पर पहुंचते हैं, तब वो देखते हैं कि वहां पर जो गेट था घर का, वो खुला हुआ है। ये देखकर वो थोड़े सोच में पड़ जाते हैं, यार गेट किसने खोला इतने सुबह, हो सकता है महेंद्र उठा वो। अंदर जैसे ही वो लोग घुसते हैं, घुसने के बाद उनकी आंखों के सामने ऐसा मंजर होता है जिसको किसी बाप या माँ के लिए देख पाना बहुत ही दुखी का काम है, बहुत ही दुखद का काम है। ये देखते हैं वो लोग कि उनका बेटा मरा हुआ पड़ा है, उसी के बराबर में उसकी पत्नी मरी पड़ी है, और उनकी लाडली जो देवती थी वो भी मरी पड़ी है, यानी उन दोनों की बेटी। ये देखकर उनकी चीख पुकार निकल जाती है बहुत ज्यादा। तभी के तभी पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता है और बुलाया जाता है पुलिस को। जी हाँ दोस्तों, अब इस केस में इंटरमिशन है, और
अब पुलिस के हाथों ये केस आ चुका है, इसकी तफ्तीश करी जाएगी कि आखिर ये ट्रिपल मर्डर केस को अंजाम तक पहुंचाया तो पहुंचाया किसने, किसने इन तीनों की खुशहाल जिंदगी को बर्बाद कर दिया। उसके बाद में जब पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है तो वहां पर उनको पूरा मोहल्ला और उनके मम्मी और पापा मौजूद मिलते हैं, जो कि आज सुबह ही कहीं दूसरे शहर से आए हुए होते हैं इंदौर अपने बेटी और बहू से मिलने के लिए। वो वहां पहुंचकर जब वो उनसे बातचीत करते हैं तो पता ये लगता है कि मतलब वो उन्हें बताते हैं, पुलिस को अपने बयान रिकॉर्ड कराते हैं कि जब हम सुबह आए तो हमने गेट खुला देखा और जब भी हमने ये सब मंजर देखा, सर मेरा बेटा और मेरी बहू बहुत ही अच्छे किस्म के दोनों इंसान थे, इनका ना ही किसी के साथ में कोई झगड़ा था और ना ही ये किसी से झगड़ सकते थे। पुलिस ये बात पूछती है और कहती है, सर क्या आज तक इन दोनों मियाँ बीवी के बीच में किसी और के साथ में अफेयर पकड़ा गया था या ऐसा कुछ है? तो मालूम ये पड़ता है कि ये जो लड़का था, जो महेंद्र है, वो जॉब करता है एक बैंक के अंदर काफी ऊंची पोस्ट पर। अभी तभी के तभी जो उसकी बहन थी, जो एक दिन पहले रिकॉर्डिंग कर रही थी, टीना, संध्या के साथ में, वो वहां पर पहुंचती है अपने पति के साथ में। पहुंचने के बाद में उसको देखती है अपनी बहन को और अपने जीजा जी को और अपनी प्यारी सी उस बच्ची को, तो वो बहुत चीख पुकार कर देती है और रोती है, बहुत ज्यादा रोती है, उसका जी घबराता है। मौत को, उसको बॉडी को देखकर वो बाहर उल्टी करने चली जाती है, उसको वहां वॉमिटिंग होती है। पुलिस ये सब देखकर ये सोचती है, यार बहुत ज्यादा बेचारी टेंशन में है, इसकी जवान बहन गई है और जीजा भी है। अब देखिए दोस्तों, हालांकि सोचना क्या, सही बात है, ऐसा ही हुआ था जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये बात सुनने में जितनी ज्यादा आसान लग रही है, ये देखने में और कहने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऐसी एक जो ट्रिपल मर्डर केस है, फैमिली को उसको स्वीकार कर पाना किसी सदमे से कम नहीं होता है। पुलिस करती है टीना के बयान रिकॉर्ड। टीना अपने बयान में बताती है, मतलब पुलिस उससे पूछती है कि क्या इन दोनों की किसी से जाती दुश्मनी, ये दोनों आपस में खुश नहीं थे, क्या कोई ऐसा है जो इनको इस अंजाम तक पहुंचा सकता है? लेकिन टीना इन सभी बातों से मना कर देती है, क्योंकि इन दोनों की हकीकत में ही किसी से लड़ाई या झगड़ा नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर टीना इनको एक बात बताती है कि हाँ सर, एक बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि जिस दिन इनके साथ में, जिस रात इनके साथ में ये काम हुआ है, उसी रात में ये बच्ची जो थी, इसको 3 लड़कों ने छेड़ा था, जो कि इस रोड पर छेड़ा था। उसी ने इस बात का बताया था और महेंद्र ने कहा था कि मैं उनका इंतजाम करा दूंगा, आप फिक्र न करें। तो मुझे लगता है कहीं ये गुस्से में आकर उन्हीं लड़कों ने तो इनके साथ में ये नहीं किया। तभी पुलिस को हवलदार आकर एक बात बताते हैं, जो कि वहां पर छानबीन कर रहे थे बॉडी के आसपास। वो कहते हैं, सर दोनों लड़कियों की, यानी माँ और बेटी की कंडीशन ऐसी है कि माँ के साथ में मरने से पहले भी रेप किया गया है और मरने के बाद भी, और बेटी के साथ में भी बाद में रेप किया गया है जब उसकी जान निकल गई। यानी कि पुलिस कहती है कि यार, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे केस देखे हैं जिनको हमने अच्छी तरीके से सॉल्व किया है, लेकिन इतना ज्यादा बदचलन केस हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, जिसके अंदर एक 13 साल की बच्ची से मरने के बाद भी रेप किया गया हो। अब पुलिस ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर इनको मारा रेप के लिए गया है या मार कर मौका मिलने पर रेप किया गया है। उनके पूरे घर की तलाशी ली जाती है। घर की तलाशी में घर से किसी भी तरीके की चोरी या लूट वूट का पता नहीं चल पाता, सारा का सारा सामान ऐसा ही था। अब पुलिस बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर है कि हम इसको हत्या का नाम दें या रेप का नाम दें। क्या ये रेप करने की कोशिश थी जो हत्या हो गई, या हत्या की कोशिश थी जो रेप हो गया? अब इस केस की तफ्तीश को सौंपा जाता है फॉरेंसिक रिपोर्ट वालों को। उन लोगों को बुलाया जाता है, वो लोग लगते हैं इस केस की जड़ों तक पहुंचने के लिए। तभी बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब है 2 दिन बाद का दिन, जब पुलिस तक पहुंचती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वही चीज पता लगा पाती है जो उनका अंदाजा हो रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर साफ साफ तौर पर यही आ रहा था कि इनको किसी भारीदार चीज से मारा गया है और एक ही औजार से या एक ही हथियार से इन तीनों को मारा गया है और एक ही व्यक्ति ने इन तीनों को मारा है।
अब पुलिस फिर कुछ डार्क चीजें बताती है इन लोगों को कि इनके साथ में दो दो बार सेक्स किया गया है, यानी एक ही आदमी ने एक ही वक्त पर एक औरत से दो बार सेक्स किया है और एक बच्ची से दो बार सेक्स किया है। यानी कि आप लोग सोचिए, अब पुलिस सोच में पड़ जाती है कि ये किसी आम इंसान के बस की बात तो नहीं लगती, क्योंकि ऐसा कर पाना थोड़ा सा नामुमकिन लगता है पुलिस को। वो कहती है कि यार कुछ ना कुछ दाल में जरूर काला है, ये किसी वहशी दरिंदे का काम है, जो कि इंसान नहीं एक वहशी दरिंदा है। बाद में उन तीनों लड़कों का पता लगाने के लिए जब हवलदार साहब घूमकर आते हैं सारे इलाके में, तब उनका जरा सा भी निशान नहीं मिलता कि वो तीनों के तीनों आखिर कहाँ गायब हो चुके हैं। वो कहीं ना कहीं छुप कर बैठे हैं। अब सोचने वाली बात ये थी कि क्या इस मर्डर केस के अंदर, क्या इस ट्रिपल मर्डर केस के अंदर इन्हीं तीनों का हाथ था जिन्होंने मिलकर इन दोनों के साथ में रेप किया और इस बेचारे को मार डाला। अब देखिए, पुलिस को एक सबूत मिलता है पुलिस ऑफिसर को। कहाँ से उनको सबूत जो मिलता है वो मिलता है जहां पर ये महेंद्र नाम का शख्स नौकरी कर रहा था, उन्हीं की एक सीनियर से। उनके सीनियर को पुलिस थाने बुलाया जाता है। उनसे जब मालूमात की जाती हैं तो वो बताती है कि सर देखिए, ये जो महेंद्र था इसको हम लोग एक काम दिया करते थे, जो लोग अपनी लोन की किस्तें जमा नहीं करते टाइम पर उनसे पैसे निकालने का काम। अब इसको हमने एक जगह भेजा था, तो वहां पर भी गया था ये, कई जगह के वो नाम बताती है। तो पुलिस कहती है क्या इसकी कहीं पर कोई बातचीत हुई थी, लड़ाई वगैरह सुनने में आई थी? वो कहते हैं नहीं सर, ऐसा तो उसने कुछ नहीं बताया मुझे। तो कहती है अच्छा आप एक काम करिए, ये इसकी मौत से 5 दिन पहले जहां जहां भी ये गया हो वहां का हमें पता दे दीजिए, जिसके पास भी गया हो। तभी उनमें से एक का पता निकलता है, परवेज, जिस पर लोन की किस्तें काफी सारी बकाया होती हैं। ये वहां पर जाते हैं। जाने के बाद में ये परवेज से मिलते हैं। परवेज इनको बताता है कि देखिए सर, असल में क्या है ना, मेरा जो मामला था उसके साथ में वो आए थे मेरे पास, लेकिन वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा होता है। वो आए थे मेरे पास, वो बोले कि भैया अपनी किस्तें जमा कराओ। मैंने बोल दिया सर मैं परसों करा दूंगा, और वो चले गए। तो पुलिस को यहाँ पर शक होता है। पुलिस कहती है अच्छा, अगर तूने ये कहा होगा कि मैं परसों जमा करा दूंगा, तो उसने एक बार भी ये नहीं कहा परसों किस टाइम, कब, क्यों, आज क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं। तो उसे 6 महीने से घुमा रहा है और तूने परसों का कहा और उसने एक बारी में मान लिया। तभी पुलिस को झंझोड़ती है और कहती है देख हमें सब कुछ सही सही बता दे, उसका मर्डर हुआ है, अगर तेरा जरा सा भी हाथ निकला तो तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वो भाई साहब कहते हैं, उनके बराबर में एक जवान लड़की खड़ी भी होती है जिसकी उम्र तकरीबन 20 से 22 साल होती है। उससे कहता है कि अरे बताओ ना तुम, सर इससे पूछिए, ये मेरे यहाँ काम करती है, ये आपको सब कुछ सच सच बताएगी कि मैंने उससे ऐसा ही कहा था या कैसा कहा था। वो बेचारी डरे डरे मुंह से कहती है कि हाँ सर, इन्होंने ऐसा ही कहा था, और वो भी फिर चले गए थे। अब पुलिस थोड़ी सी परेशान है कि आखिरकार इस केस के पीछे किसका हाथ है। तभी एक कॉल आती है जो कि अननोन नंबर से होती है। उसके अंदर कॉल करके पुलिस को बुलाया जाता है एक सुनसान सड़क के किनारे वाले जंगल के अंदर। जब पुलिस को वहां बुलाकर वो बंदा कहता है सर मैंने यहाँ पर बॉडी पार्ट्स देखे हैं, मैं यहाँ अपनी बाइक से टॉयलेट करने के लिए रुका था, तभी मेरी नज़र यहाँ पर किसी इंसान के बॉडी पार्ट पर पड़ी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहां पर जो बॉडी पार्ट थे वो पुलिस इकट्ठा कर लेती है। अब पुलिस ये सोचती है कि जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट थी उन्हें निकालो। तभी एक आदमी की मिसिंग कंप्लेंट कराई भी होती है। अच्छा मैं इससे थोड़ा सा पहले की बात बता दूं, टीना जो थी ना, टीना, उसका एक लड़के से चक्कर होता है जो कि उसी का ड्राइवर होता है। वो उससे भी मोहब्बत करती है और इस बात का पता उसके पति को भी होता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कह पाता। अब भैया रोनी उस लड़के का नाम होता है, तो ये जो बॉडी पार्ट्स मिले थे ये रोनी के ही होती है। अच्छा, 5 दिन पहले रोनी के पिताजी आकर पुलिस थाने एक रिपोर्ट लिख दर्ज कराकर जाते हैं कि सर मेरा बेटा है ये रोनी, ये मिल नहीं रहा है। अब जब इस बात का पता पुलिस को लगता है कि यहाँ बॉडी पार्ट्स मिले हैं और उसकी पहचान कराई है उन लोगों से जिनके भी लड़के मिसिंग है, तभी बुलाया जाता है रोनी के पिताजी को। तो रोनी अपने बेटे को पहचान जाते हैं और वो पुलिस से कहते हैं सर ये मेरा ही बेटा है। और वो रोते हैं बेचारे, बहुत गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं मैंने मना किया था इससे कि तू इन अमीर लड़कियों के चक्कर में मत पड़।
लेकिन ये नहीं माना। इतना सुनकर पुलिस वाले थोड़ा हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या कहा आपने, ये किस लड़की के चक्कर में था? तभी ये बताते हैं कि ये टीना का ड्राइवर था। अब ये सुनकर पुलिस को गुस्सा आता है और धैर्य देसी वो पहुंच जाते हैं टीना के घर पर। घर पहुंचने के बाद टीना से कहते हैं, तुमने हमें ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा चक्कर तुम्हारे ड्राइवर से भी था और वो गायब था? वो भी तो मर्डर कर सकता है ना उन तीनों का। तुम्हें ये बात हमें बतानी चाहिए थी। अब तुम बताओ कि तुमने अपने ड्राइवर से, अपने आशिक से इन तीनों को क्यों मरवाया? वो बेचारी रोने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है, सर मेरा इस केस से बिल्कुल भी मेरा इस केस से कोई भी मामला नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरी दीदी और जीजू के कातिलों को आप लोग ढूंढिए। हाँ, ये बात मैंने थोड़े गम के अंदर आकर बतानी आप लोगों को जरूरी नहीं समझी। अब जब पुलिस उसे ये खबर देती है कि तुम्हारा जो आशिक था रॉनी, उसकी मौत हो चुकी है, तो ये बेचारी और भी दुगने सदमे में चली जाती है और बहुत ज्यादा रोती है। तभी जो इसका पति था उससे इसकी लड़ाई हो जाती है। वो कहता है, अभी मैं तुम्हारा असली पति जिंदा हूँ, तुम क्यों रो रही हो? वो तुम्हारा सिर्फ बॉयफ्रेंड था। तो उसके थप्पड़ मारती है और कहती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, मेरी जिंदगी था। जो सुख मुझे तुम कभी नहीं दे पाए उसने मुझे दिया था, वो मेरा सब कुछ था। वो इसके थप्पड़ मारता है गाल पर तेज और कहता है, आज के बाद मुझसे बात मत करना इस लहजे में, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है। अब ये जो परवेज था ना, जो कि कपड़े की दुकान पर काम कर रहा था, काम नहीं सॉरी, इसी की जो दुकान थी, इसकी दुकान पर जो जवान लड़की थी, ये उस लड़की को पकड़ता है और ले जाता है पीछे चेंजिंग रूम के अंदर। वहां ले जाने के बाद इसके साथ जानवरों जैसा सलूक करता है और कहता है, तुम जरा सा भी सच मत बोलना, मैंने तुमसे क्या कहा? वो लड़की कहती है, देखो मुझे परवेज बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पुलिस हमारे पास दोबारा आएगी और हमें मारकर हमसे सच उगलवा लेगी, इससे बढ़िया तुम मुझसे सब कुछ बता दो। तो तभी आता है और उसके यहाँ इस जगह बहुत तेजी से काटता है और उसके साथ रोमांस करता है और कहता है, बस अब तुम खुश, और अब बिल्कुल भी कुछ किसी से मत कहना और इसी तरह तुम मेरे साथ रहो हमेशा। ये कहकर ये यहाँ से चला जाता है और अपनी दुकान पर जाकर बैठ जाता है। अब देखिए दोस्तों, आज का जो दिन है उसकी शुरुआत होती है एक अजीब घटना के साथ। अब रात के 8 बज चुके हैं और 8 बजे रेड लाइट एरिया यानी कोठे के ऊपर एक आदमी, जो वहां पर होते हैं लोग, उनको पैसे देकर ऊपर जाता है और एक लड़की को लेकर कमरे के अंदर चला जाता है। वो उसके साथ में इस कदर जानवरों वाली हरकत के साथ में सेक्स करता है कि उस लड़की को पूरी तरह जख्मी कर देता है। वो उसको काटता है जगह जगह से, उसको नोचता है, उस पर पंजे मारता है। इतना ही नहीं, वो उसकी वो हालत कर देता है कि लड़की बेहोश हो जाती है, लड़की मदहोश हो जाती है, उसको तेज बुखार चढ़ने लगता है और घबराहट की वजह से वो बेहोश हो जाती है। तभी के तभी वहां पर जो उस कोठे की देख रेख करने वाली होते हैं वो आती हैं और कहती हैं कि ये तो जानवर था पक्का और ये क्या कर गया हमारी इसके साथ में, इसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर चलो। कहती है, नहीं, इसका इलाज हम यहीं पर करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल जाएंगे तो हमारा कोठा बंद हो जाएगा और हम सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वो उसका इलाज वहीं पर शुरू करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है, क्या ये वही दरिंदा है जिसने ट्रिपल मर्डर केस और रेप के केस को अंजाम तक पहुंचाया था? अब पुलिस बहुत ही तेजी से इस केस के करीब पहुंचती जा रही है, बहुत ही तेजी से इस केस के करीब पहुंचती जा रही है। एक दिन वो जो वैन वाला था जो कि दवाइयां बेचा करता था, वो थोड़ी सेक्स की भी दवाइयां बेचता था, जो जो कि टाइमिंग वगैरह और हार्डनेस को बढ़ाने के लिए आती हैं। उन दवाइयों को एक आदमी आता है, उसको देता है और कहता है, ये लो, तुम इसे अपने घर ले जाओ, इससे तुम्हारा बहुत ही अच्छा रात गुजरेगी। वो ले जाता है और उसका साथ ऐसा ही होता है, उसकी रात बहुत ही ज्यादा रंगीन गुजरती है। अब दोस्तों, इस वैन वाले का पता जब उन्हें लगता है पुलिस को, तो वो इसके पीछे लग जाते हैं। पता इस तरीके से लगता है कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे के अंदर ये वैन वाला आ चुका होता है और इसी पर पुलिस का शक जाता है कि क्यों ना इससे पूछताछ करी जाए। और ये शक कब सच में बदल जाता है इसका पता ही नहीं लगता। देखिए दोस्तों, वो जो
बैंक मैनेजर थी, जिसने पुलिस को अपने बयान दर्ज कराए थे, वो एक दिन अचानक पुलिस के पास दोबारा वापस आती हैं और कहती हैं, सर मेरे पास महेंद्र का एक मेल आया था और वो आज मेरे पास में आया है क्योंकि मैंने अपना फ़ोन आज ही ओपन करा है। उस मेल के अंदर ये उसने लिखा था कि मैं जिस क्लाइंट यानी परवेज़ के पास गया था, उसने मेरे साथ में बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी थी। अब तुम बताओ मैं इससे ईएमआई वसूल करूँ या इसे छोड़ दूँ? ये बताने के लिए लड़की पुलिस के पास आती है, तभी पुलिस को एक एक बहुत बड़ा सुराग मिल जाता है और पुलिस पहुंचती है डायरेक्ट परवेज की दुकान पर। वहां पहुंचने के बाद उस पर 2-3 थप्पड़ मारती है और कहती है, तुमने हमसे झूठ बोला और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें गुमराह कर रहे हो, हम ही को 420 केस में फंसाना चाहते हो कि हम लोग धोखाधड़ी करते हैं सबके साथ, उल्टा तुम हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हो। तो ये सुनकर वो भाई साहब सब कुछ सच-सच बताते नहीं हैं, फिर भी नहीं बताते हैं। तभी उनके बराबर में जो वो लड़की खड़ी होती है, जिसके साथ वो रोज़ाना रेप करता था और उसे बुरी तरह नोचता खाता था, वो बताती है कि सर मैं इस आदमी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसने मेरे साथ में बहुत ज़्यादा रेप किए हैं, आप इसे गिरफ्तार कर लो, मैं आपको सारी बातें बताऊँगा। ये सुनकर परवेज़ हैरान हो जाता है और रोने लगता है। अब ये लड़की बताती है कि हाँ सर, एक दिन वो महेंद्र नाम का आदमी आया था और आने के बाद इनसे बोला कि हाँ भाई ईएमआई कब जमा कर रहे हो? तो ये इससे तेवड़ा बोला कि नहीं मैं नहीं करूँगा जमा, जिससे लेता हो ले ले, जा ले ले, तेरे बस की हो तो ले ले। उसने इसका लैपटॉप उठाया और चल दिया। अब वो घर की तरफ चलता जा रहा था। इसका परवेज़ को पता था, परवेज़ बोलता है उससे चीख कर कि मैं तेरी पूरी फैमिली को मार दूँगा अगर तूने मेरा लैपटॉप वापस नहीं दिया। मैं तेरी ईएमआई जमा कर दूँगा लेकिन तू मेरा लैपटॉप दे दे वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन महेंद्र उससे ये कहकर भाग जाता है, चला जाता है कि जा तुझसे जो होता हो कर लियो। पुलिस कहती है इसका मतलब तूने ही उसको मारा है क्योंकि धमकी देने वाला तू ही था और तीनों उनकी फैमिली की मौत इसी तरीके से हुई है जिस तरीके से तूने कहा था। लेकिन इस केस की गुत्थी अभी सुलझने वाली नहीं होती है, ये केस अभी और लंबा चलेगा। अब देखिए पुलिस को एक नया सुराग मिलता है, संध्या का फ़ोन जिसमें कि रिकॉर्डिंग हो रही थी उस सारे सीन की, जिसमें अंदर दिखाया गया था कि किस तरीके से मौत हुई थी। वो फ़ोन मिलता है उसी के बेडरूम से। ज़्यादा खंगोला खंगाली मचाने के बाद पुलिस को वो फ़ोन मिलता है। उस फ़ोन का डाटा सारा का सारा रिकवर किया जाता है। रिकवर करने के बाद उसमें अंदर एक वीडियो निकलती है जो कि वही वीडियो होती है जो वो लोग उस रात को रिकॉर्ड कर रहे थे। उस वीडियो के अंदर साफ तौर पर तो उस आदमी का चेहरा नहीं दिखता, लेकिन उसके पैरों के अंदर की चप्पल और हाथ के अंदर हथौड़ा दिखाई देता है, जिसकी मदद से पुलिस इसको खंगालने में, और उसकी आवाज़ होती है जिसकी मदद से पुलिस इस कातिल तक पहुंचेगी। देखिए ये जो मुजरिम है, इसको देखते हुए पुलिस को एक बात तो समझ में आ चुकी होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब रेप या सेक्स करने का आदी है और इसको ये बहुत ही अच्छा लगता है, जिसके कारण ये इतनी बेरहमी से लड़की को इस तरीके से रेप करता है उसके साथ। और पुलिस कहती है कि ज़रूर ये लड़का किसी न किसी रेड लाइट एरिया में जाकर अपनी ख्वाहिश को पूरा करता होगा क्योंकि इसकी कोई बीवी नहीं होगी जब भी ये बाहर मुंह मारता फिर रहा है। जब भी पुलिस पहुंचती है एक रेड लाइट एरिया में उस इलाके के, वहां ऊपर जाने के बाद वो पता करते हैं, तब उनको ये पता लगता है कि हाँ यहाँ पर एक आदमी आया था जिसने एक सेक्स वर्कर के साथ में बहुत ज़्यादा नीच हरकत की थी, उसको पूरी तरह ज़ख्मी कर दिया था और उसके प्राइवेट पार्ट को भी बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था। ये सुनकर पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो उस लड़की से कहते हैं जो कि सेक्स वर्कर होती है कि क्या तुम उस आदमी का स्केच बनवा सकती हो? वो कहती है जी हाँ सर। अब अगले दिन जब इसके स्केच का काम चालू किया जाता है, तभी के तभी इसका स्केच बनकर रेडी हो जाता है। स्केच लड़की को दिखाया जाता है तो कहती है हाँ सर यही लड़का है। इस स्केच को लेकर पुलिस बाजार में घूम रही होती है, तभी एक दुकानदार बताता है कि ये आदमी तो शाम को हर तीसरे चौथे दिन आकर यहाँ पर देसी दवाएं, तेल दर्द का और काफी सारी चीजें एक वैन के अंदर बेचा करता है। ये सुनकर पुलिस वाले दंग रह जाते हैं। ये वैन वाला वही वैन वाला होता है जिससे संध्या संध्या ने दर्द का तेल लिया होता है अपने सास और ससुर के लिए। अब देखिए पुलिस उसको ढूंढने में लग जाती है जोरों शोरों से, उसके कॉल रिकॉर्डिंग निकाले जाते हैं, उसका फोन नंबर मिलता है किसी तरह,
उसकी ट्रैक किया जाता है, तभी उसको पकड़ा जाता है इंदौर से ही। पकड़ना उसको इतना आसान नहीं होता, उसको पकड़ा इस तरह जाता है। वो जो एक लड़का था जिसको इसने पावर की गोलियां दी थी, जो बहुत ज्यादा खुश था, वो दोबारा इसके पास आता है और कहता है कि सुनो, मुझे वाली पावर की गोलियां दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें देता हूँ, तुम अभी खा लेना। ये उसको पावर की गोली के बजाय नींद की गोली दे देता है और उसको वैन के अंदर डाल देता है और वहां से चला जाता है उसकी बीवी के घर, जो दवाई लेना आया था सेक्स पावर की। वहां जाने के बाद वो उसको पीछे से पकड़ता है, अपनी बीवी को, अपनी बीवी नहीं सॉरी, उस लड़के की बीवी को जिससे वो नींद की गोली खिलाकर सुलाई आया है, और उसके साथ ऐसी हरकत करने की सोचता है। अब पुलिस को इसका पता लगता है कि ये वैन एक जगह खड़ी है जहाँ जहाँ पर कोई भी नहीं है और ये वैन अकेली खड़ी है। पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है उसके अंदर एक सो रहा आदमी है। उसको जगाया जाता है। जगाने के बाद में वो आदमी कहता है कहाँ गया, वो आदमी कहाँ गया जिसने मुझे दवाई दी। तो कहते हैं हमें खुद पता नहीं, हम तो तुमसे पूछ रहे हैं वो कहाँ है। तभी वो जोर लगाता और कहता है मेरे घर ले चलो, मुझे जल्दी से जल्दी, मुझे मेरे घर ले चलो। जब इसको घर पर ले जाया जाता है तो ये जो वैन वाला था वो उसके साथ में जबरदस्ती कर रहा होता है, उसे नोच रहा होता है, उसे उसके साथ अपने ख्वाहिशात को पूरा करने का सोच रहा होता है। अब देखिए, पुलिस मौके पर पहुंचती है और इसको गिरफ्तार कर लेती है और इस पर पहले तो काफी ज्यादा डंडा बजता है, फिर इससे उगलवाया जाता है सारा का सारा सच। तो अब ये बताता है कि इसने ऐसा क्यों किया। ये शुरुआत करता है संध्या के घर से। ये कहता है संध्या एक दिन मेरे पास में दर्द का तेल लेने आई थी, तभी मेरा उसके साथ ये सब करने का दिल करा। मैं उसके घर पहुंचा, मुझे पता नहीं था कि महेंद्र वहीं पर मौजूद है। मैं अपने साथ हथौड़ा लेकर गया था कि कुछ जरूरत पड़ने पर मैं ऐसा कर सकूं। और वो कहता है महेंद्र ने एक दिन मेरा गिरबान पकड़कर भी मुझे धमकाया था कि वो मेरी पत्नी को इस तरह ना देखा करे। इसीलिए पहले तो मैंने महेंद्र को मारा, फिर उसकी बीवी के सर पर वार करा और उसके साथ में रेप करा, और जब वो मर गई तो मैंने फिर उसके साथ में रेप करा, और उसकी बेटी के साथ में मैंने 2 बार रेप करा जब वो मर चुकी थी। अब ये सुनकर पुलिस उस पर थप्पड़ मारती और कहती है बेशरम बेगैरत, वो एक 13 साल की बच्ची थी जिसकी जिंदगी तूने बर्बाद कर दी। ये सुनकर उस पे दिल पर जरा सा भी खौफ नहीं आता और वो बहुत ज्यादा हंसता है और खुश होता है, जैसे उसने कितना बड़ा ताजमहल बनाने का काम किया हो। बहरहाल इस केस को पूरी तरह सॉल्व कर दिया जाता है इंदौर पुलिस की बहुत ही चालाकी और होशियारी के साथ। तो इस केस को सुनाने का मकसद जो था हमारा, वो ये था कि हमारे आसपास ही हमारे दुश्मन घूम रहे हैं, लेकिन हम लोगों को उसके बारे में पता नहीं। जैसा कि इसी कहानी में देख लीजिए, ये वैन वाला इतना अच्छा बनकर रहता है सबके बीच कि किसी को भनक भी नहीं लगती कि ऐसा काम कर सकता है। और ये इतनी ज्यादा आदत का खराब होता है, गंदी नजर का होता है, जिसने कई कई औरतों की जिंदगियां बर्बाद की होती है। ये 2 केस तो मर्डर के होते हैं जो सामने खुल जाते हैं। बहरहाल ये भाई साहब अब जेल की सलाखों के पीछे हवा खा रहे हैं, मजे से लंबे चमचे की दाल खा रहे हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो भी कर दीजिए। तो मैं शाद सैफी आपसे विदा लेता हूँ इस वीडियो के एंड में। तो ठीक है दोस्तों, बाय, जय हिंद, जय भारत।